दीपक अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। वो अपने गांव के पुश्तैनी मकान में अकेले ही रहता था और खेतीबाड़ी संभालता था। जिंदगी उसके मुताबिक ही कट रही थी, लेकिन तभी उसे एक गहरा सदमा लगा, ये जानकर कि उसकी जिंदगी में अब कुछ चंद दिन ही बचे हैं। उसे एक बीमारी है जो कि 3rd स्टेज पर है और अब मुश्किल से उसकी जिंदगी का 1 ही महीना बचा है। एक शाम दीपक अपने खेत से घर लौट रहा था, तभी उसे किसी लड़की के रोने की आवाज सुनाई दी। उस लड़की ने घूंघट करा था, जिस वजह से उसका चेहरा नहीं दिख पा रहा था। अरे, कौन हो तुम और इतनी रात को इस सुनसान जमीन पर क्या कर रही हो? वो अनजान लड़की रोते हुए, मेरा नाम मंजू है। अरे मालिक, अब क्या बताए, रास्ता भटक गई हूँ अपने गांव का। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। कोई पहचान वाला या दरिया दिल इंसान भी नहीं नसीब हो रहा। तो क्या आज तुम पूरी रात इस बंजर जमीन पर यूं ही रोती रहोगी? तो अब और क्या करूं मालिक, इस अभागन की किस्मत में यही लिखा है। दीपक मन ही मन सोचते हुए, है तो ये कबला नारी ही, मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। अच्छा सुनो, आज रात के लिए तुम मेरे घर चलो। आज की रात वहीं रुक जाना और कल सवेरे सवेरे ही चली जाना। हाँ ठीक है मालिक, जैसा आप कहे। दीपक मंजू को आज की रात के लिए जगह दे देता है। अगली सुबह दीपक एक गहरी लेकिन थकावट वाली रात को पूरा करते हुए बिस्तर से उठता है। वो जैसे ही आगे बढ़ता है, उसे मंजू आईने के सामने बाल बनाते दिखती है। उसे देखकर कुछ समय के लिए तो दीपक मदहोश सा हो जाता है। दीपक मन ही मन बड़बड़ाता हुआ, ये तो किसी अप्सरा से कम नहीं है। पिछली रात घूंघट के कारण वो उस लड़की का चेहरा नहीं देख पाया था, लेकिन अब जब उसने उसका खूबसूरत चेहरा देखा तो उस पर फिदा हो गया। मालिक, अब मेरे निकलने का वक्त हो गया है। अरे इतनी जल्दी? चलो बढ़िया सी चाय हो जाए। दीपक चाय बनाकर लाता है। दीपक का पूरा मन था कि उसके दिल में मंजू के लिए क्या चल रहा है ये उसे बता दे, लेकिन उसमें अभी इतनी हिम्मत कहां। खैर, दोनों साथ चाय पीते हैं और दीपक भी जाते जाते उसे कहता है, मंजू, अब हम अच्छे दोस्त बन चुके हैं, तो तुम आती रहना मुझे मिलने के लिए। जी बिल्कुल, अभी मैं चलती हूँ। इसके 2 दिन के बाद अचानक से दीपक बहुत बीमार पड़ने लगा। उसे किसी के सहारे की जरूरत थी। उसका कोई भी अपना नहीं था और न ही उसका कोई परिवार था। लेकिन तभी उसे मंजू याद आ जाती है। जैसे ही उसके दिमाग में मंजू का नाम आता है, वैसे ही दरवाजे पर एक घंटी बजती है। दीपक धीमे और थके आवाज में, दरवाजा खुला ही है, अंदर आ सकते हो। दरवाजे के बाहर मंजू खड़ी थी। उस वक्त रात के 10 बज रहे थे। अरे मंजू, तुम यहां इतनी रात को? आपने हमें याद किया और हम हाजिर। चलिए ये सब छोड़िए, मैं आपको यूं ठीक कर दूंगी। नहीं मंजू, अब तो डॉक्टर ने भी जान बचाने से साफ इनकार कर दिया है। अब बस कुछ हफ्तों में मैं मर जाऊंगा। अरे नहीं, शुभ शुभ बोलो। मैंने कहा ना, सिर्फ मुझे 2 दिन का समय दीजिए, मैं आपको पूरी तरह स्वस्थ कर दूंगी।
उस रात मंजू ने दीपक को गरम पट्टी से सेका और दीपक की भी न जाने कब आंख लग गई, उसे पता ही नहीं चला। अगली सुबह हुई तो मंजू पहले से उठकर जागी थी और दीपक के लिए चाय बना लाई। उस पूरे दिन मंजू दीपक की जी जान से देखभाल कर रही थी और कुछ हर्बल दवाइयां भी दी। आज की रात दोनों एक ही पलंग पर आराम कर रहे थे। दीपक खुद पर काबू ना पा सका और जाकर मंजू से लिपट गया। मंजू को भी जैसे दीपक की बाहों में एक बहुत हसीन सुकून मिल रहा था। दोनों उस रात खूब इंटीमेट हुए, बिल्कुल पति पत्नी की तरह। खैर, वो बात अलग है कि वो शादीशुदा नहीं थे। मंजू भी दीपक के प्यार में पागल थी, वो भी खुद को रोक ना सकी। अगली सुबह जब दीपक की नींद खुली तो उसे बहुत अच्छा महसूस हो रहा था। उसे किसी भी तरह का बुखार, थकावट या बीमारी का संकेत बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था। वो मंजू को आवाज लगाने लगा, लेकिन मंजू उसे पूरे घर में कहीं भी नजर नहीं आई। उसने सोचा कि शर्मा के चली गई होगी, दोबारा जरूर आएगी। लेकिन उसने अपना वादा पूरा किया, जो उसने कहा था कि वो दीपक को बस 2 दिन में मौत के मुंह से बचा लेगी। वो अपने डॉक्टर से भी मिला और इस बार उसके हेल्थ रिपोर्ट्स बहुत अच्छे थे। वो बिल्कुल सेफ था। अब वो उस लड़की का पता ढूंढने लगा, लेकिन वो लड़की यानी मंजू उसे कहीं नहीं मिली। आज भी ये एक गहरा रहस्य है कि आखिर वो लड़की दीपक की कौन थी, जिसने उसे जिंदगी दी लेकिन फिर गायब हो गई। कहीं वो एक प्यार करने वाली चुड़ैल तो नहीं थी? गांव के बाहर एक छोटा सा होटल था, जिसकी मालकिन एक औरत थी जो हमेशा अपना मुंह छिपाए रखती थी। गांव का कोई भी आदमी वहां पर नहीं जाता था, क्योंकि पूरा दिन और रात वो औरत घर घर खाने की डिलीवरी करने जाती थी। पर एक दिन शाम ने उस औरत के होटल के बगल में अपनी एक होटल खोल दी। शाम दिन भर लोगों को होटल में खाना खिलाता और रात को घर पर फूड डिलीवर करता। उसने डिलीवरी करने के लिए मंगू और तानू ये 2 आदमी रखे थे। कुछ ही दिन बाद सारे लोग शाम के होटल में जाने लगे और औरत का होटल सूना पड़ गया। उससे कोई भी फूड डिलीवरी नहीं लेता था। औरत को शाम पर बहुत गुस्सा आने लगा। एक रात शाम अपने होटल में पैसे गिन रहा था, तभी उसे दरवाजे पर एक साया दिखाई दिया। अरे कौन है वहां? अरे कोई बोलता क्यों नहीं है? होटल बंद हो चुका है, कल सुबह आना। धीरे धीरे वो साया बड़ा होता गया और आखिर में वो औरत दरवाजे से अंदर आई। शाम उस औरत को देखकर चौंक गया। ओह तुम, अब बताओ क्या लेने आई हो? तुम्हारी जान। क्या? अरे पागल है क्या तू? चल जा, सुबह बात करेंगे। अपना होटल बंद करो वरना मारे जाओगे। शाम ने डरते हुए कहा। तू अकेली औरत मुझे मारेगी? जा जा, नहीं करता बंद। शाम की बात सुनकर औरत को गुस्सा आया और उसने अपना घूंघट उठाकर अपना असली चेहरा शाम को दिखाया। उसका चेहरा बेहद बदसूरत और खतरनाक लग रहा था। धीरे धीरे उसका सारा शरीर भयानक दिखने लगा और वो औरत एक चुड़ैल में बदल गई। उस चुड़ैल को देख शाम डरकर भागने लगा। चुड़ैल ने उसका पीछा किया, पर शाम रसोई घर में जाकर छिप गया। चुड़ैल ने उसे ढूंढकर हवा में उछाला
और जमीन पर पटक दिया। लोगों को खाना खिलाने का बहुत शौक है ना तुम्हें? अब तुम खुद भी खाओ। चुड़ैल बहुत गुस्से में थी। उसने रसोई घर में जितना भी खाना था सारा श्याम को खिलाना शुरू किया। जैसे जैसे खाना श्याम के पेट में जा रहा था उसका पेट फूलता गया। थोड़ी देर बाद श्याम खाने से इनकार करने लगा क्योंकि उसका पेट बहुत फूल रहा था, पर चुड़ैल उसे जबरदस्ती खिला रही थी। अंत में श्याम का पेट इतना भर गया कि वो एकदम से फट गया। श्याम का खून और शरीर के टुकड़े सारे रसोई घर में बिखर गए। बहुत सारा खून और खाना चुड़ैल के मुंह पर उड़ा और वो उसी हालत में जोर जोर से हंसने लगी। मंगू और तानू अपनी अपनी साइकिल पर फूड डिलीवरी करने गांव की तरफ बढ़ रहे थे। तभी अचानक उन्हें सामने से एक साया उनकी तरफ आता दिखा। मंगू ये देखकर डर गया। अरे सामने भूत है, चल वापस चलते हैं। अबे भूत नहीं, गांव का ही कोई है। खाना कब तक मिलेगा ये पूछने आया होगा, चल। दोनों ही आगे बढ़ते रहे और वो साया भी उनके नजदीक आता गया। कुछ देर बाद वो साया अचानक से गायब हो गया। अब की बार मंगू और तानू दोनों ही डर गए। दोनों बीच में ही रुक गए। भाई तानू, ये क्या हो रहा है हमारे साथ? अरे मुझे भी समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है। वो दोनों वहीं पर बीच रास्ते में खड़े थे कि अचानक से ऊपर से वो औरत उनके सामने उड़ती हुई नीचे आई। मंगू डर के मारे चिल्लाने लगा। चुप हो जाओ, ये सब खाना मुझे दे दो और भाग जाओ यहाँ से। नहीं नहीं, हम नहीं देंगे, ये गांव वालों का है और मालिक ने हम पर जिम्मेदारी दी है। ठीक है, तो तुम्हें भी तुम्हारे मालिक के पास भेजना पड़ेगा। मंगू जैसे तैसे करके वहां से भाग गया, पर तानू भागते भागते नीचे गिर गया। चुड़ैल तानू को मारने के लिए आगे बढ़ी। चुड़ैल ने तानू को हवा में उठा लिया और दोनों साइकिल उस पर दे मारी। इसकी वजह से तानू बहुत घायल हुआ, पर मरा नहीं। उसको जिंदा देखकर चुड़ैल ने फिर से दोनों साइकिल उस पर फेंकी और उसे अधमरा कर दिया। तानू का बहुत खून बहने लगा और आखिर में चुड़ैल ने तानू को जान से मारने के लिए उसे एक पत्थर पर फेंक दिया। सर पर चोट लगने की वजह से तानू वहीं पर मर गया। चुड़ैल ने सारा खाना लिया और एक एक करके उसे देखने लगी। इन गांव वालों ने मेरा खाना ठुकरा कर इस खाने को पसंद किया। अब तो उन्हें ये खाना खिलाना ही पड़ेगा। चुड़ैल ने सारा खाना जमीन पर रखा और हाथों को उस पर रखकर जादू करने लगी। धीरे धीरे चुड़ैल के हाथों से धुआं निकलने लगा और वो पूरे खाने पर फैल गया। ये देखकर चुड़ैल जोरों से हंसने लगी। अब मजा आएगा। चुड़ैल वो सारा खाना लेकर गांव में आई और एक घर के सामने आ पहुंची। वो दरवाजा खटखटाने लगी। एक आदमी ने वो दरवाजा खोला। वो उस औरत को देखकर चौंक गया। मगर हमने तो तुमसे नहीं, शाम से खाना मंगवाया था। ये उसी होटल का है, बस मैं देने आई हूँ। वो आदमी खाना लेकर अंदर चला गया और उसी तरह वो चुड़ैल फिर से औरत बनकर
एक एक घर में जाकर खाना देने लगी। जितने भी लोगों ने खाना मंगवाया था वो सब खाना खाकर जो सो गए तो सुबह उठे ही नहीं, क्योंकि उस चुड़ैल ने उस खाने में जहर मिला दिया था। उस हादसे के बाद लोगों ने चुड़ैल के होटल से खाना मंगवाना बंद कर दिया। आलीशान हवेली के नीचे बना बेसमेंट, जिसमें हर जगह मशालें लगी हुई थीं और बीच बेसमेंट में किसी की लाश पड़ी थी। वहां एक तांत्रिक और एक हट्टा कट्टा आदमी खड़ा था। तांत्रिक ने उस लाश के चेहरे से कपड़ा हटाया। ये किसी औरत की लाश थी। एक बार फिर से सोच ले मोहन सिंह, ये बहुत खतरनाक काम है। हमारे आसपास करोड़ों आत्माएं हैं जो कि अतृप्त होती हैं। वो घूमती रहती हैं। उन आत्माओं में से तेरी पत्नी को ढूंढना, फिर उसे उसके शरीर में वापस बुलाना, ये बहुत टेढ़ा खीर है। अगर तेरी पत्नी की आत्मा की बजाय कोई दुष्ट आत्मा आ गई तो सब कुछ तबाह हो जाएगा। मेरे हाथ में कुछ नहीं रह पाएगा। मैं हर खतरा उठाने के लिए तैयार हूं बाबा। मेरी पत्नी का जिंदा होना मेरे लिए बहुत जरूरी है। मोहन सिंह की बात सुनकर तांत्रिक अपने हाथ में जल लेकर अपने सामने जल रही अग्नि में मंत्र बोलकर छिड़कने लगा। उसके बाद उस लाश के बाल तोड़े और उसे मंत्रों के साथ उस अग्नि में डाल दिया, जिससे बहुत जोर का विस्फोट हुआ। वहां धरती हिलने लगी, सभी मशालें बुझ गईं, सिर्फ हवन की जो अग्नि जल रही थी उसी से रोशनी हो रही थी। तभी मोहन सिंह की पत्नी ने अपनी आंखें खोली और उठकर बैठ गई। ये देखकर मोहन सिंह खुशी से पागल हो गया। इससे पहले कि वो कुछ करता, उसकी पत्नी की आंखें लाल हो गईं। देखते ही देखते उसने मोहन सिंह की तरफ छलांग लगा दी। उसके गर्दन का मांस नोच नोच कर खाने लगी। तांत्रिक ने तुरंत अभिमंत्रित जल उस औरत पर छिड़का, जिससे कि वो तड़पने लगी। तांत्रिक ने बाहर खड़े मोहन सिंह के नौकरों से उसे पकड़ने के लिए कहा। उसे पकड़ा, एक खंबे के पास लेकर गए, जहां तांत्रिक ने उसे बांध दिया और उसके इर्द गिर्द अभिमंत्रित घेरा बनाने लगा। मोहन सिंह के नौकर मोहन सिंह को वहां से लेकर जा पाते तब तक उसकी मौत हो गई थी। तांत्रिक ने उस ब्रह्म राक्षसी को उसी बेसमेंट में कैद किया और उसके दरवाजे पर तलवार लगाकर बाहर आ गया। तांत्रिक ने सबको चेतावनी दी कि गलती से भी यह दरवाजा कभी नहीं खोलना चाहिए, न ही मोहन सिंह के परिवार का कोई इसके इर्द गिर्द आए, वरना उसके रक्त की महक से ये राक्षसी जाग जाएगी। मोहन सिंह ने इसे बुलाया है और ये इसके परिवार को खत्म किए बिना जाएगी नहीं। और फिर जल्द ही ये पूरी की पूरी हवेली खाली हो गई। सालों बाद मोहन सिंह का पोता भानु हवेली बेचने का प्लान करके अपनी पत्नी रीमा और बेटे रिकी के साथ गांव पहुंचा। हवेली के कुछ विश्वास पात्र लोग जो राक्षसी के रहस्य से वाकिफ थे, पूरी मुस्तैदी के साथ पहरा देते ताकि गलती से भी कोई बेसमेंट की तरफ ना जाए। उसी शाम रिकी खेलते हुए बेसमेंट की तरफ जा पहुंचा। उस वक्त पहरा देने वाला आदमी मौजूद नहीं था। रिकी ने देखा कि सीढ़ियां नीचे की तरफ जा रही हैं और किसी के गुनगुनाने की आवाज आ रही है। वो सोच ही रहा था कि वो नीचे जाए या ना जाए, तभी नीचे से आवाज आई। रिकी, तुम आ गए? तुम्हें पता है मेरे पास तुम्हारे लिए बहुत सारे खिलौने हैं। ये सुनकर रिकी के मन में हलचल होने लगी और वो धीरे से बोला, कौन है नीचे और आपको मेरा नाम कैसे पता? नीचे से फिर आवाज आई, मैं दोस्त हूँ जिसे तुम्हारे बारे में सब पता है। आवाज इतनी मीठी थी कि रिकी अपने आप को रोक नहीं सका। वो सीढ़ियों से होते हुए नीचे चला गया। नीचे जाकर उसने देखा कि एक दरवाजा है जिसके बाहर तलवार लगी हुई है। बहुत पुराना होने की वजह से उस पर धूल की परतें और मकड़ी के जाले बने हुए थे। भीतर से आवाज आई, रिकी, तलवार को हटाओ, दरवाजे को खोलकर भीतर आओ। देखो तुम्हारे लिए कितने सारे खिलौने हैं। उस आवाज में जैसे जादू था। रिकी जोर लगाकर तलवार को निकालने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे करके आखिर उसने तलवार को निकाल लिया।
जैसे ही तलवार निकला, दरवाजा धड़ाम की आवाज के साथ खुल गया और हवा का इतना तेज झोंका आया कि रिकी दूर जा गिरा और चीखता हुआ बेहोश हो गया। रिकी की आवाज ऊपर तक पहुंच गई थी और वहां पहरा देने वाले पहरेदार भागते हुए नीचे गए तो उन्होंने देखा कि रिकी के माथे से खून बह रहा है, वो बेहोश पड़ा हुआ है, साथ ही राक्षसी वाला कमरा खुला हुआ है। ये देखकर दोनों पहरेदारों के होश उड़ गए। उन्होंने जल्दी से रिकी को उठाया और वहां से भागने लगे, लेकिन उनमें से शंभू नाम का पहरेदार जो पीछे भाग रहा था, वो सीढ़ियों पर गिर गया और उसे लगा जैसे किसी ने उसका पैर पकड़ा है और उसे पीछे खींच रहा है। वो अपने साथी से मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन उसकी गोद में रिकी था और साथ ही वो समझ गया था कि यह सब कुछ कौन कर रहा है। इसीलिए उसने अपने साथी की मदद नहीं की, बल्कि रिकी को लेकर भागा और ऊपर के दरवाजे को बंद किया। भागते हुए भानु के पास गया और रीमा ने घबराते हुए अपने बच्चे को संभाला। ये सब कैसे हो गया? इससे पहले कि पहरेदार कोई जवाब देता, बाहर से शोर शराबे की आवाज आने लगी। भानु बाहर आया देखने की आखिर इतना हंगामा क्यों हो रहा है। बाहर आते ही उसने देखा आंगन में हड्डियों का ढेर लगा हुआ है। वो सारी हड्डियां चबाई हुई हैं और उन हड्डियों के बीच में इंसानी सर रखा हुआ है। वो सर किसी और का नहीं बल्कि शंभू का था। भानु को समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी रीमा के चीखने की आवाज आई। भानु भागते हुए भीतर गया तो उसने देखा कि रीमा जमीन पर बेहोश पड़ी हुई है और रिकी गायब है। भानु ने रीमा को होश में लाने की कोशिश की और पानी की छींटे देने लगा। जैसे ही रीमा होश में आई, रिकी का नाम लेकर चिल्लाने लगी। अरे रिकी कहाँ है रीमा? रिकी, रिकी! वो औरत, वो रिकी को ले गई। कौन ले गई? तुम्हारी दादी। अरे तुम पागल हो गई हो क्या? क्या बोल रही हो? क्या बकवास कर रही हो? हाँ, वो तुम्हारी दादी थी। मैंने तुम्हारी फैमिली फोटो में उनको देखा है, वही थी। अरे तुम सच में पागल हो गई हो क्या? मेरी दादी को गुजरे हुए कई साल हो गए हैं, मैंने उन्हें आज तक नहीं देखा, तो तुमने कहां से देख लिया मेरी दादी को? तभी एक भारी आवाज आई। भानु ने पीछे पलटकर देखा तो एक बहुत ही बुजुर्ग आदमी उसे खड़ा नजर आया। उसके चेहरे पर एक अलग सा तेज था। भानु ने जब जानना चाहा कि वो है कौन, तब उस तांत्रिक ने अपना परिचय भानु के दादा मोहन सिंह के जमाने से बताया और साथ ही भानु की दादी और उस ब्रह्म राक्षसी के बारे में भी सारी बातें बताई, जिसे सुनकर रीमा तो जोर जोर से रोने लगी, क्योंकि उसे अपने बेटे की फिक्र हो रही थी। लेकिन भानु को विश्वास नहीं हो रहा था। हवेली के विश्वास पात्र नौकर भी जब बाबा के हाँ में हाँ मिलाने लगे, तब भानु के पास यकीन करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचा, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही उसने आंगन में हड्डियों का जो ढेर देखा था, वो कोई मामूली बात नहीं थी। तभी जोर से धमाका हुआ और पूरी हवेली हिलने लगी। बाबा, वो मेरा बेटा ले गई है, कुछ कीजिए, मेरे बच्चे को बचाइए। मात्र एक उपाय है, लेकिन बहुत मुश्किल है। तुम्हें तुम्हारी दादी की शरीर का अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, लेकिन उसके शरीर में उस ब्रह्म राक्षसी ने कब्जा जमाया हुआ है। उसे उस शरीर से निकालना बहुत कठिन है। भानु तांत्रिक के पैरों में गिर पड़ा और अपने बेटे को बचाने के लिए गिड़गिड़ाने लगा। बस कुछ देर के लिए मैं उसे शरीर से अलग कर पाऊंगा, उतनी ही देर में तुम्हें अंतिम संस्कार करना होगा। तांत्रिक ने सबसे पहले भानु की पत्नी को हवेली से निकल जाने के लिए कहा और नौकरों से आंगन में चिता तैयार करने के लिए कहा। भानु को लेकर वो तांत्रिक तहखाने में पहुंचा, जहां सालों से वो ब्रह्म राक्षसी कैद थी। तांत्रिक ने एक कमरे की तरफ इशारा करते हुए कहा, यहीं वो इतने सालों से कैद थी और तुम्हारे बेटे की भूल की वजह से वो आजाद हुई है। तांत्रिक उस कमरे में गया और अपने साथ लाए थैले से एक मानव की खोपड़ी निकाल उसमें आग जलाकर वो आहुतियां देने लगा। जोर जोर से मंत्र बोलने लगा। वहां पर चारों तरफ अंधेरा छाया हुआ था। तभी उन दोनों के कान में किसी के हंसने की आवाज आई। तांत्रिक, उस वक्त तो तू कुछ नहीं कर पाया। मैं जानती थी तू इसको लेकर आएगा। अपने बेटे के माया में एक बाप तो जरूर आएगा, और मैं
मोहन सिंह के पूरे परिवार का नाश करूंगी। वो फिर से हंसने लगी, लेकिन तांत्रिक नहीं रुका। तभी भानु के गर्दन को किसी ने पीछे से पकड़ लिया और भानु छटपटाने लगा, लेकिन तांत्रिक अपनी जगह से नहीं उठा। लगातार आहुतियां देता जाता और आखिर में उसने अपने थैले से एक मुर्गे को निकाला जिसका हाथ पैर बंधा हुआ था। तांत्रिक ने उस मुर्गे के गर्दन को पकड़ा और उसे आग के सामने ले जाकर जोर से मंत्र उच्चारण करने लगा, जिससे राक्षसी चीखने लगी। और कुछ ही देर बाद भानु, जिसे उसने कसकर पकड़ रखा था, वो नीचे गिर गया। भानु, उठाओ, इस शरीर को ले जाओ, इसे आग के हवाले कर दो। मुझे नहीं पता मैं कब तक उसे इस मुर्गे में कैद कर पाऊंगा। जैसे ही उस राक्षसी की आत्मा उस मुर्गे में गई, वो मुर्गा जोर से फड़फड़ाने लगा। भानु की सांस फूल रही थी, लेकिन फिर भी उसने बिना देरी के अपनी दादी के शरीर को उठाया और बाहर की तरफ भागा। हवेली के आंगन में नौकरों ने पहले से ही लकड़ी की चिता तैयार कर रखी थी। भानु ने जैसे ही उस शरीर को चिता पर लेटाया, अंदर से तांत्रिक के चीखने की आवाज आई, जैसे तांत्रिक बहुत दर्द में हो। भानु वापस जाने लगा, लेकिन नौकर बोला, नहीं मालिक, नहीं, अभी नहीं जाइएगा, वरना वो आजाद हो जाएगी। तभी उसे अपने बेटे की भी आवाज सुनाई दी, जो दर्द में चिल्ला रहा था। लेकिन भानु ने अपनी आंखों को बंद किया और अपने आप को मजबूत बनाते हुए उस चिता में आग लगा दी। वो चिता धू धू कर जलने लगी और जैसे ही उस चिता में आग लगी, हवेली में दरार पड़ने लगी और उसकी ईंटें नीचे गिरने लगी। भानु के बेटे का चीखना चिल्लाना जारी था। भानु बिना कुछ सोचे समझे हवेली के भीतर भागा और जैसे ही भानु हवेली के भीतर गया, वो पूरी हवेली गिर गई। भानु और उसके बेटे की चीख एक साथ गूंजी और फिर सब कुछ शांत हो गया। ब्रह्म राक्षसी कामयाब हो गई थी। आखिर वो मोहन सिंह के पूरे वंश का नाश कर चुकी थी। अनीश अपना घर बदल रहा था। उसको नौकरी में तरक्की मिली थी, इसलिए वो अपना शहर छोड़कर दूसरे शहर में रहने आया था। इस नए घर में उसका पहला दिन था। वो अपना सामान रख कर नया घर देख रहा था। तभी उसे तहखाने में एक संदूक जैसा कुछ दिखाई दिया। ये क्या चीज है? दिखने में तो संदूक जैसा लगता है, पर इस घर में संदूक का होना कुछ समझ नहीं आया। देखे तो क्या है? अनीश उस संदूक को बाहर ले आया और उसे देखने लगा। इस पर तो ताला लगा हुआ है, मतलब ये किसी की अमानत है। इसे वापस रखना ही ठीक होगा। जिसका भी ये सामान होगा वो आकर ले जाएगा। जैसे ही अनीश ने संदूक को वापस रखने के इरादे से हाथ लगाया, उसके अंदर से पीली रोशनी चमकने लगी। अनीश डर गया। उसे कुछ भी समझ नहीं आया। संदूक से निकलने वाली उस पीली रोशनी ने उसे अपने वश में कर लिया। मुझे इसे खोलकर देखना ही है कि इसमें क्या है। अनीश ने बाहर से एक पत्थर लाकर उस संदूक का ताला तोड़ दिया। जैसे ही ताला टूटा, अंदर से रोशनी का निकलना बंद हो गया और अनीश वश से बाहर निकल गया। ये मैंने क्या कर दिया? मुझसे बहुत ही बड़ी गलती हो गई। लेकिन अब ये टूट ही गया है, तो इसके अंदर एक बार क्या है वो भी देख लेता हूँ। अनीश ने उस संदूक को खोला। जैसे ही उसने अंदर झांक कर देखा, तो वो अवाक रह गया। अंदर पूरा संदूक भर के सोना पड़ा था। बहुत सारे सोने के सिक्के थे। सबसे ऊपर एक सफेद रंग की चिट्ठी भी थी। अनीश ने वो चिट्ठी उठाई और वो उसे पढ़ने लगा। जो भी आदमी इस सोने को देखेगा, उसे इस सोने को खुद के लिए इस्तेमाल करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो आदमी खत्म हो जाएगा। अनीश चिट्ठी की ये बात पढ़कर बहुत ज्यादा डर गया, पर अगले ही पल उसके मन में सोने के प्रति लालसा जगी। कोई बेवकूफ ही होगा जो इस चिट्ठी की बात मानेगा, पर ये सोना मिला है तो इसे जाया नहीं कर सकता।
मेरे तो भाग खुल गए। अब मैं भी अमीर बनूंगा। अनीश ने उन सिक्कों से अपना नसीब बदलना शुरू किया। उसने नौकरी छोड़ दी और एक बड़ा सा घर खरीदकर उसी में रहने लगा। दुनिया के सारे ऐशो आराम अनीश के पास थे। जब अनीश के सारे पैसे खत्म हो गए तो वो फिर संदूक से सोना निकालने के लिए गया। पर जब उसने संदूक खोला तो उसमें एक आखिरी सिक्का बचा था और उस सिक्के के नीचे एक काले रंग की चिट्ठी थी। अनीश ने वो चिट्ठी उठाई और उसे पढ़ने लगा। जो कोई इस आखिरी सिक्के का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करेगा वो इस दुनिया से खत्म हो जाएगा। इस बार अनीश ज्यादा डर गया क्योंकि इस बार उसे वो सिक्का इस्तेमाल नहीं करना था। ये सब क्या है? इस चिट्ठी पर विश्वास करना चाहिए या नहीं? जान का खतरा है। पहली चिट्ठी के मुताबिक मैंने अब तक ये सोना खुद के लिए इस्तेमाल किया, इसलिए मैं जिंदा हूँ। अब अगर मैंने ये सिक्का लिया तो हो सकता है कि मेरे साथ कुछ हो जाए। नहीं, मैं इसे नहीं ले सकता। अनीश ने वो आखिरी सोने का सिक्का नहीं निकाला। उसके सारे पैसे खत्म हो रहे थे। अचानक एक दिन उसका दोस्त मुनि उससे मिलने आया। वो भी इसी शहर में रहता था। मुनि अनीश का घर देखकर चौंक गया। उसे इसका बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। अरे भाई अनीश, कोई लॉटरी लगी थी क्या? नौकरी से तो इतनी अमीरी नहीं आ सकती, या फिर कोई और राज है? अरे नहीं नहीं, कोई राज नहीं है। वो असल में मैंने मेरे नाम पर जो गांव में जमीन थी ना, वो बेच दी, इसलिए ये सब कर पाया हूँ। अच्छा है। मुनि को अनीश की ये जमीन वाली बात कुछ हजम नहीं हुई, क्योंकि कोई जमीन बेचकर भी इतना सब नहीं खरीद सकता था। मुनि 2-3 दिन अनीश के घर पर ही रुका। उस दौरान उसने अनीश से बहुत बार इस राज के बारे में पूछने की कोशिश की, पर अनीश ने सच नहीं बताया। 3 दिन बाद मुनि अपने घर चला गया। महीनों बीत गए। अनीश के सारे पैसे खत्म हो गए। वो घर की चीजें बेचकर खाना खाने लगा। एक दिन उसने ना रहकर मुनि को फोन किया। मुनि, सुनना, मुझे तेरी मदद चाहिए। अरे क्या मजाक कर रहे हो अनीश? तुम्हें कैसे मेरी जरूरत पड़ी? हाँ, मुझे थोड़े पैसे उधार चाहिए। एक और मजाक? अब चुप कर। वैसे भी मेरे पास तुझे मदद करने के लिए कुछ नहीं है। मेरी नौकरी में मेरा घर मुश्किल से चलता है। अरे मेरी बात तो सुन। मुनि ने फोन रख दिया। अनीश बहुत नाराज हो गया। एक रात उसकी हालत बहुत खराब हो गई। घर में खाने का एक दाना भी नहीं था और घर में ऐसी कोई चीज नहीं बची थी जिसे वो बेच सकता था। आखिर में उसने वो सिक्का लेने का सोच ही लिया। मुझे वो सिक्का इस्तेमाल करना ही होगा। भूख से मरने से अच्छा है कि मैं उस सिक्के को इस्तेमाल करके पेट भर खाना खाकर मरूं। अनीश ने वो संदूक निकाला और उस सिक्के को लेकर चला गया। बहुत दिनों बाद उसने पेट भर के खाना खाया। कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं अभी भी जिंदा हूं। ये चिट्ठी सिर्फ डराने के लिए किसी ने रखी थी। वो डरते हुए संदूक के पास जाने लगा। जैसे ही अनीश ने संदूक को खोला तो इस बार उससे एक सफेद रोशनी निकलने लगी। वो डर गया। जैसे ही वो रोशनी अनीश के शरीर पर पड़ी, अनीश का शरीर अपने आप हवा में उड़ने लगा। बचाओ मुझे, कोई है, बचाओ! उसकी आवाज किसी ने नहीं सुनी। देखते ही देखते उसका शरीर फटकर ढेर सारे सोने के सिक्कों में तब्दील हो गया
और वो सारे सिक्के उस संदूक में जाने लगे। जैसे ही आखिरी सिक्का उस संदूक में गया, संदूक का ढक्कन बंद हुआ और चारों तरफ पहले की तरह शांति फैल गई। इस घटना के कुछ दिन बाद अनीश का दोस्त मुनि उससे मिलने वापस उसके घर आया, पर घर में आकर उसने देखा तो अंदर ना तो कुछ सामान था और ना ही अनीश था। उसने पूरे घर में अनीश को ढूंढा, पर उसे अनीश कहीं नहीं मिला। घर में घूमते घूमते उसकी नजर अचानक उस संदूक पर पड़ी। अच्छा, तो ये है इसकी अमीरी का राज। जमीन बेचकर नहीं, जमीन से मिला सोना बेचकर अमीर हुआ है ये। मुनि का इतना कहते ही संदूक में से रोशनी निकलने लगी। मुनि डर गया, पर उसने हिम्मत करके उस संदूक को खोला। अरे, इतना सारा सोना, अब ये मेरा है। उसी समय मुनि की नजर संदूक में पड़ी एक चिट्ठी पर गई। उसने चिट्ठी उठाई और उसे पढ़ना शुरू किया। जो भी आदमी इस सोने को देखेगा, उसे इस सोने को खुद के लिए इस्तेमाल करना होगा। अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो आदमी खत्म हो जाएगा। इस तरह उस अज्ञात संदूक का खेल फिर से शुरू हुआ। अधारा नाम के गांव में एक संग्रहालय था, जिसमें राजा रोज एक शिकार किया हुआ जानवर और तलवार लाकर रख देता था। उस जगह सिर्फ और सिर्फ राजा के शिकार किए हुए जानवर और तलवारें रखी जाती थी, और उनकी देखभाल करने के लिए राजा ने माला और गीता, इन दो औरतों को वहां पर रखा था। एक शाम जब राजा शिकार से लौटा तो वो अपने साथ एक भेड़िया का कटा हुआ सिर लेकर आया। इससे पहले राजा ने जानवरों को सिर्फ मारा था, पर आज उन्हें काटकर पहली बार लाया था। इसके कारण माला और गीता डरी हुई थी। राजा संग्रहालय में आया। वो औरतें वहीं खड़ी थी। इसके सिर को खास तरीके से सजाया जाए, ये हमारा खास शिकार है। सेवकों ने भेड़िए का सिर औरतों के हाथों में दे दिया। उससे अभी भी खून टपक रहा था। राजा ने अपनी तलवार माला के हाथों में देकर कहा, इसे भी खास तरीके से रखना, मैं कल देखने आऊंगा। इतना कहकर राजा और उसके सेवक वहां से चले गए। माला और गीता ने उस शिकार और तलवार को संग्रहालय के बीचों बीच सजाया। आज का तो हो गया। चल खाना खा के सो जाते हैं, बहुत भूख लगी है। रुक, ये देख, तलवार पर लगा सारा खून जमीन पर गिर रहा है। इसे साफ करना होगा। ठीक है, मैं करती हूँ। तू जल्दी जा और खाना गरम कर। जा। हाँ ठीक है, ठीक से करना। हाँ। गीता दूसरे कमरे में चली गई और माला वो जमीन पर पड़ा खून साफ करने लगी। उसकी गर्दन तलवार पर गिरने की वजह से कट गई और उसका शरीर दो हिस्सों में बिखर गया। तलवार पर माला और भेड़िए का खून एक होकर नीचे माला के गर्दन पर गिरने लगा। माला अब भी दर्द से तड़प रही थी, पर कुछ देर बाद तड़पते तड़पते ही वो मर गई। माला का शरीर निश्चल हो गया, पर तलवार का वो खून अब भी उसकी गर्दन पर गिर रहा था। थोड़ी देर बाद उस कटे हुए भेड़िए की आंखें चमकने लगी और उसके कारण वो भयानक और जिंदा दिखाई दे रहा था। अचानक से माला का सिर उड़ता हुआ आया और गर्दन से जाकर चिपक गया। तलवार से गिरती हुई खून की बूंदें हवा में ही रुक गई और माला का शरीर धीरे धीरे हिलने लगा।
उसमें वापस जान आने लगी। जैसे ही माला ने अपनी आंखें खोली, खून की वो बूंदें फिर से तलवार की तरफ खींची चली आई। उसकी आंखें बिल्कुल पीली हो चुकी थी। गर्दन पर कटा हुआ निशान भी वैसा ही था और उससे भेड़िया और माला का खून एक साथ बह रहा था। माला के शरीर पर भेड़िए की तरह बाल आने लगे और उसकी वजह से वो एक बदसूरत चुड़ैल की तरह लग रही थी। उसने वो तलवार उठाई और अपनी बड़ी जुबान बाहर निकालकर उस पर का खून एक झटके में चाट लिया। तलवार की वजह से उसकी जुबान 2 हिस्सों में कट गई, पर मुंह से जरा भी खून नहीं बहा। वो चुड़ैल भेड़िए की तरह चिल्लाने लगी। चुड़ैल के शांत होते ही गीता की आवाज आई। माला, क्या कर रहे हैं? आजा, खाना गर्म हो गया है। भूख लगी है। तलवार हाथ में लेकर चुड़ैल गीता की तरफ जाने लगी। गीता एक छोटे से कमरे में खाना खा रही थी। कमरे का दरवाजा छोटा होने की वजह से झुक के अंदर जाना पड़ता था। वो चुड़ैल कमरे के दरवाजे तक आई। गीता ने माला की साड़ी देखी और कहा, आ गई तू? क्या कर रही थी इतनी देर? कुछ वक्त तक चुड़ैल बिना बोले वहीं दरवाजे पर खड़ी रही। चल अंदर आ, भूख नहीं लगी है? भूख लगी है। चुड़ैल ने अपने सिर को जोर से दीवार पर मारा और दरवाजे का हिस्सा तोड़ दिया। गीता माला का वो चुड़ैल वाला रूप देखकर डर गई। चुड़ैल गीता की तरफ बढ़ी और तलवार से उस पर वार करने लगी। गीता जोर जोर से चिल्ला रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, पर वहां कोई नहीं था। चुड़ैल ने गीता के शरीर के ढेर सारे टुकड़े कर दिए और वो टुकड़े खाने लगी। अपनी कटी हुई जुबान से गीता का खून चाटने लगी। अगली शाम जब राजा अपना शिकार लेकर आया, तब संग्रहालय की हालत देखकर डर गया। उसने देखा कि कल की तलवार अपनी जगह पर नहीं थी। जमीन पर चारों तरफ खून पड़ा हुआ था। ये सब क्या हुआ? माला, गीता? राजा धीरे धीरे अंदर आने लगा। राजा के 2 सेवक भी डर डर के राजा के पीछे जाने लगे। चलते चलते राजा उस छोटे कमरे तक पहुंचा और अंदर का वो दृश्य देखकर और भी डर गया। जमीन पर सारा खून और आतड़ियां पड़ी थी। डर के मारे राजा ने अपनी तलवार निकाली और आगे बढ़ता रहा। अचानक चुड़ैल ने ऊपर से उन 2 सेवकों पर हमला किया और तलवार से उन्हें मार डाला। उसने राजा पर भी हमला किया, पर राजा ने अपनी तलवार आगे करके खुद को बचा लिया। कौन हो तुम? माला? भूख लगी है, तुम्हें खाऊंगी। माला, मतलब तुमने ही गीता को मारा और खा गई, नरभक्षी कहीं की। चुड़ैल को ये सुनकर गुस्सा आया और वो भेड़िए की आवाज में चीखने लगी। चुड़ैल ने राजा पर जोर से वार किया और उसकी तलवार तोड़ दी। तुरंत ही दूसरा वार किया और उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। तीनों को मारने के बाद उनकी लाशों को घसीटते हुए अंदर ले गई और एक एक को काट काट कर खाने लगी। भूख लगी है।